निरंजन जी से सवाल है कि जिस तरीके से हाँ। संदेश देने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, और ये भी एक विकल्प के तौर पर खुला छोड़ा उन्होंने कि भाई एक सहानुभूति भरे लहजे में इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बाद में उन्होंने एक और बात कही जिसको आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि मुझे केवल 20 महीने मिल जाए, 20 महीने मिल जाए, मुझे 20 साल नहीं चाहिए, मुझे 20 महीने मिल जाए तो मैं बिहार की सूरत बदल दूंगा। क्या ये एक तरीके से इशारा था कि भाई जिस तरीके से ये कयास भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं एनडीए की तरफ से तो वो भी ज्यादा दिनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 1 साल से 2 साल ज्यादा से ज्यादा जो शासनकाल है वो हो सकता है। तो क्या ये तेजस्वी यादव एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ठीक है, आप 2 साल आप रह लीजिएगा मुख्यमंत्री, 20 महीने मुझे दे दीजिए, 3 साल मुझे दे दीजिए, मैं उतने में ही संतुष्ट हूं। क्या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, हालांकि पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे। पप्पू यादव ने इस पे कमेंट भी किया कि भाई इस पर आप केवल तेजस्वी यादव का फोटो क्यों लगा के रखा, अगर किसी फोटो पर मुहर लगानी होगी या किसी फोटो के माध्यम से वोट देने की बात होगी तो वो राहुल गांधी का फोटो हो, उसी पर लोग मुहर लगाएंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ सुलझता हुआ नजर आया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने तमाम ऐलान किया, सीएम फेस की बात हो गई, डिप्टी सीएम फेस की बात हो गई, नीतीश कुमार को लेकर के सवाल कर दिया। तो इस तमाम बातचीत के बाद, तमाम दावे और वादे के बाद आपको क्या लगता है कि एनडीए के सामने आप कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए सुजीत जी, अगर बिहार की राजनीति की मैं बात करूं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस तरीके से बिहार के अंदर 20 वर्ष की एनडीए की सरकार चल रही थी, हाँ बीच में 1-2 वर्ष नीतीश कुमार जी ने इधर उधर अल्टा पलटी करी, वो अलग बात है, लेकिन वैसे लगातार 20 वर्ष तक नीतीश कुमार जी की सरकार या यूं कहें कि एनडीए की सरकार चली। तो एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरीके से बिहार में अभी पिछले कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल से जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, उसके बाद में जो एक सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं थी, कहीं ना कहीं विपक्ष ने इन चीजों को जो भुलाना चाहिए था वो अपनी गलतियों से मेरे हिसाब से उसको उन्होंने वॉकओवर दे दिया। और वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के 2 महीने 2.5 महीने पहले जिस तरीके से बिहार के अंदर एक मोमेंट जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की जो नाकामयाबी है या जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको ना उठा करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने वहां पे एक वोट अधिकार यात्रा निकाल दिया, यूं कहें कि वोट चोर गद्दी छोड़कर वहां से एक ऐलान कर दिया। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उस समय उन्होंने उस चीज को इतना उठाया जिसको आगे जाकर के उसकी सारी की सारी हवा निकल गई, यानी कि वो एक तरह का गुब्बारा है, वो पंचर हो गया। और जिस तरीके से चुनाव के ऐन जिसको कहते हैं जब रणभेरी बजती है और जिस समय सिपह सालारों की और जो पूरी की पूरी जो सेनाओं की जो सजावट होती है, जो कौन मोर्चेबंदी होती है, उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस और महागठबंधन के अंदर बीच में जो समन्वय का अभाव देखा, इसने भी मेरे हिसाब से इनके चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जो इनका एक राजनीतिक रूप से चुनाव के अंदर एडवांटेज नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हाथ से लूज कर दिया। आज आप क्या समझ रहे हैं कि आज अगर हम ये सोचें कि महागठबंधन में सब कुछ सामान्य हो गया, भाई पहली बात तो आपको ये जो 12-13 सीटें जिनको ये फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जहां पे नाम फाइट कहा गया फिर वहां पे फ्रेंडली क्या हो गया? भाई या तो आप लड़ रहे हैं या आप दोस्त है, दोनों में से एक ही बात। अगर आप दोस्त है फिर भी आप लड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो दोस्ती हो नहीं सकती। और रही बात इसके अलावा भी अगर सुरजीत जी आप देखेंगे तो आज की तारीख में कि जिस तरीके से पक्षाघात की राजनीति विशेषकर महागठबंधन के अंदर आपको दिखाई देगी, वो इससे गहरी दिखाई देगी। ये जो 12-13 जो सीटें हैं, ये तो यहाँ पे तो सिंबल अलॉट हो चुके हैं, मतलब 2-2 पार्टियों ने, 3-3 पार्टियों ने आपस में जिसको कहते हैं आमने सामने की लड़ाई या ट्रायंगल लड़ाई, एक ही गठबंधन की बता रहा हूं, ट्रायंगल लड़ाई शुरू होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे गुप्त रूप से एक दूसरे को पक्षाघात करने के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी निर्दलीय खड़े कर दिए, उनको सिंबल अलॉट नहीं हुआ। तो जिस तरीके से आज ये वहां की जो राजनीति हो रही है, ये लड़ने चले थे भारतीय जनता पार्टी से, लड़ने चले थे गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से, लेकिन वास्तविकता देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इनका जो आधा चुनाव है वो तो आपस में लड़ते लड़ते बीत गया। अब रही बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अखिलेश, ये तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा कि मुझे केवल 20 महीने दे दीजिए, देखिए तेजस्वी जी
आज स्थिति ये हो गई कि 2005 के बाद में जिस तरीके से उनको राजनीति एक विरासत के रूप में उनको राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक विरासत उनको मिली, तो उसके साथ उनको उनकी लाइबिलिटी भी मिली। यानी कि जो 20 साल का बिहार का जंगल राज जो लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल को जो माना जाता है, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनके लिए एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी इनके लिए साबित हो रहा है। तो अब तेजस्वी यादव जी का घोर प्रयास यह है कि चाहे उनको आसमान से तारे तोड़ करके लाने का वायदा करना पड़े, कैसे भी करा करके येन केन प्रकरण में एक बार वो उस राजनीतिक शिखर पे पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक तेजस्वी जी अपने राजनीतिक जीवन में जितनी बार भी सत्ता में आए हैं, 2 बार सत्ता में आए हैं, तो दोनों बार कहीं ना कहीं वो पीछे की यानी कि बैक यानी कि कंडक्टर सीट के ऊपर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, वहां पे भी वो ड्राइविंग सीट के ऊपर नजर नहीं आए। तो इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी की सरकारी नौकरी की जिस तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी, जो कहीं से कहीं तक प्रासंगिक और प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, तो उसी तरीके से आज तेजस्वी जी का केवल एक ही प्रयास है। रही बात नीतीश बाबू की, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस तरीके से पिछले 8-10 वर्षों से नीतीश जी की जो राजनीति का, विशेषकर 2014 के बाद में नीतीश कुमार जी की राजनीति का या जेडीयू की राजनीति का ग्राफ जो वहां गिरता जा रहा है, वो सबके सामने है। और उनको ये भी पता है, देखिए जब नीतीश कुमार जी, हम उनको पलटू राम तो कहते हैं, लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि एक तरफ उनको लगता है कि हमारे को राजनीतिक रूप से चूसने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ निगलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमें धीरे धीरे करके हमें चूस रही है, यानी कि हमारा जो रस है वो अपने अंदर समाहित कर रही है। और दूसरी तरफ जब वो यहां से पलटी मार करके आरजेडी के साथ जाते हैं, तो उनको लगता है कि आरजेडी या यूं कहें कि लालू प्रसाद जी की जो राजनीति है, वो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनको निगलने का प्रयास कर रही है। तो नीतीश कुमार जी को भी ये सारी चीजें दिखाई देती है। अब आपको सांपनाथ और नागनाथ में से एक को चुनना हो, तो नीतीश जी की स्थिति वही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब आप ये देखिए कि आपको कहां पे कम नुकसान नजर आ रहा है, तो वहां पे आप ज्यादा अपनी राजनीतिक रूप से अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और रही बात देखिए चुनाव के बाद की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहां पे प्रेस एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के अंदर स्पष्ट तौर पे कहा कि चुनाव के बाद में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री नामित किया जाएगा, तो उससे साफ संकेत है कि नीतीश कुमार जी का आने वाला भविष्य बिहार की राजनीति के अंदर किस प्रकार का होगा, ये सर्वविदित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में अपने जो राजनीतिक जो चतुराई है, उसका परिचय देते हुए, चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे इस बार भी उन्होंने, देखिए पहले बड़े भाई और छोटे भाई की बात करते थे, इस बार सीट बंटवारे के अंदर 101 करके बराबर तो ये आ ही गए, यानी कि बड़ा भाई और छोटे भाई वाली तो बहुत चीज। और अघोषित रूप से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो लोजपा रामविलास है, या यूं कहें कि हम पार्टी है, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेपर वेट के नीचे है। कि जब भारतीय जनता पार्टी पेपर वेट रखेगी, उनको वहां पे अपने आप को वहां पे उनकी मजबूरी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तेजस्वी जी, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाए हैं तेजस्वी यादव? देखिए ऐसा है सुजीत जी, निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल है, लेकिन आप ये भी चीज समझिए कि लड़ाई के दौरान इस तरीके के जो एक्ट होते हैं, इनके अंदर कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि भाई पहले चरण के जो चुनाव है, उसके अंदर अब आप ये समझ लीजिए लगभग 11-12 दिन उसके अंदर बचे हुए हैं, और लगभग 17-18 दिन के अंदर तो आप ये समझ लीजिए चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। और इस समय जब आपके, यानी कि देखिए चुनावी राजनीति के अंदर 4 महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं बिंदु होते हैं। पहला बिंदु केंद्रीय नेतृत्व, दूसरा बिंदु प्रत्याशी, तीसरा बिंदु कार्यकर्ता, और चौथा बिंदु जनता। तो जब आप ये देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है, उसी के अंदर कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ फुटबॉल थी। तो आप ये सोचिए कि प्रत्याशी लेवल के ऊपर कितनी आपस में भयंकर
भयंकर घात प्रतिघात का खेल हो रहा होगा, कार्यकर्ताओं में कितनी घोर निराशा होगी। तो जनता, कार्यकर्ता ही तो जनता को बूथ तक लेके जाता है। तो जब कार्यकर्ता ही कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कमजोर महसूस कर रहा था, यानी कि निराश भाव से काम कर रहा था, तो आप ये मान के चलिए कि राजनीति के अंदर या यूं कहें कि चलते हुए मैच के अंदर तो सुरजीत जी केवल 1%, 2%, 3% जो त्रुटि होती है वो ही हराने के लिए काफी होती है। एक टीम ने मान लीजिए 294 रन बनाए, दूसरी टीम अगर 292 भी बनाती है तो वो मैच हारा हुआ ही माना जाता है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं कि यहां पे जो इनका एडवांटेज था वो कहीं ना कहीं खराब कर चुके हैं। अब उसको रिपेयर करने का प्रयास, इसको आप बेशक मान सकते हैं। जी जी, ठीक है सर। निरंजन जी, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होती है, तेजस्वी यादव जीविका दीदी की बात करते हैं, संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये तब बात कर रहे हैं जब इन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप तय हो चुके हैं, कोर्ट में इन पर केस चल रहा है, और ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखेंगे, अगर हमारी परछाई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगी तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। फिर बात शुगर मिल की करते हैं कि शुगर मिल हमने खुलवाया, बात रोजगार की करते हैं, महिलाओं के सम्मान की करते हैं, व्यवस्था की करते हैं, तमाम वो बातें जिसको लेकर के चाहे लालू राज की बात कर लें, राबड़ी राज की बात कर लें, या फिर आरजेडी की जब सरकार बनी, यही वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं तमाम मोर्चे पर ये फेल्योर होती रही है। क्या केवल घोषणा कर देने से जो बिहार की जनता है वो मान जाएगी कि वाकई ऐसा होने वाला है और तेजस्वी यादव बिल्कुल पुरानी छवि से बाहर निकल करके कुछ नया करिश्मा कर देंगे? देखिए सुरजीत जी, इसको अगर आप डैमेज कंट्रोल कहते हैं, मैं इसको डैमेज कंट्रोल नहीं, मैं इसको डैमेज रिपेयरिंग कहता हूं, क्योंकि डैमेज जो होना था वो हो चुका, अब तो ये रिपेयरिंग किया जा रहा है। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो आपको ये चीज दिखाई देनी चाहिए, दे रही होगी कि इस बार तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं चारों तरफ से राजनीतिक रूप से एक तरह का आप ये समझ लीजिए चक्रव्यूह उनके ऊपर लगा हुआ है, और वो एक तरह का वो घिरे हुए हैं। यहां तक कि अपने परिवार में सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज से पहले यानी कि 2020 के चुनाव के अंदर या 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर उनका परिवार तो कम से कम एकीकृत था। आज जिस तरीके से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अलग पार्टी, रोहिणी यादव जी की अलग, जिसको कहते हैं अलग धारा लेकर के बात की जा रही है, उसके अलावा एक जिस तरीके से सीमांचल एरिया के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जी का इनको एक हिसाब से समझ लीजिए बहुत बड़ा इनको तकलीफ इनको उनसे होती है, वो उनके द्वारा काफी इनको नुकसान पहुंचाया जाता है। और उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस, अगर हम बात करें तो 2020 के लोग विधानसभा चुनावों की भी बात करेंगे तो देखिए उस समय भी आपको ऐसा लगेगा कि मैच का मुजरिम अगर आप किसी को कहें तो वो कांग्रेस है, क्योंकि 70-71 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी 19 सीटों, केवल 19 सीटें जीत करके लाई। और इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जो एक मोमेंटम था उसके अंदर कहीं ना कहीं रायता फैलाया है। क्योंकि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से आरजेडी के जो लोग हैं वो खुल्लम खुला इस बात को कह रहे हैं कि इनकी तो रैली के अंदर भी जो भीड़ आती है या रैली के अंदर भी जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो आरजेडी के द्वारा की जाती है, वरना कांग्रेस का तो वहां पे इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो वहां राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 13 दिन तक बिहार के अंदर यात्रा करी तो उस यात्रा के अंदर वो पब्लिक भी जुगाड़ कर पाते। और उसके बावजूद कांग्रेस आज भी उसी स्थिति में है। आज भी कांग्रेस क्वांटिटी के ऊपर क्वांटिटी की राजनीति कर रही है, क्वालिटी की राजनीति नहीं कर रही है। मेरा तो यह मानना है कि कांग्रेस को चाहे आरजेडी 52 सीटें दे रही थी, चाहे 50 सीटें दे रही थी, चाहे 56 सीटें दे रही थी, वो लेकर के और उसके अंदर अपना स्ट्राइक रेट का उनको ध्यान रखना चाहिए था कि भाई हम 50 सीटें लेकर के उसमें ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटें हम लें और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हम जिता करके लाएं। लेकिन इनकी इस बार भी इनकी जिस तरीके से धारणा, और रही बात जो गठबंधन के अंदर जो रायता फैला, इसके अंदर भी देखिए वीआईपी की बात करेंगे या आप जो दूसरे घटक दल है सीपीआई सीपीएम की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्होंने कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की, वामपंथी पार्टियों की बात करेंगे तो उन्होंने कम से कम 2020 के लोग विधानसभा चुनावों के अंदर अच्छी स्ट्राइक दी थी, अच्छी उनकी
जिसको कहते हैं स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था। और दूसरी तरफ वीआईपी की बात करें तो देखिए सुरजीत जी, आपको मैं एक चीज और बताऊं कि जब हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब आदमी के हाथ से कंट्रोल फिसलता है तो उसके बाद में जो छुट भैये हैं वो ज्यादा नाच कूद करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही स्थिति वहां पे दिखाई दी। और इसके अंदर सबसे बड़ा इस बार भी अगर कोई आप ये देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी के, जिसको कहते हैं भुट्टा भूनने की, अगर सबसे पहले शुरुआत करी वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के द्वारा। और आज भी कांग्रेस की बात करेंगे तो बिहार कांग्रेस का ये किसी को नहीं पता कि उसको वहां निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुआ, आपने भी सुना होगा कि जो वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसी अपने प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पार्टी का क्या होगा। कृष्णा अल्लावरू के ऊपर वहां पे जो वहां के प्रभारी है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाई इनको हटाया जाए, और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटाया जाए। उधर वो ये कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी है वो ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस के सारे निर्णय पप्पू यादव जी के द्वारा, जो विधिवत रूप से पार्टी के प्रत्याशी भी, पार्टी के सांसद नहीं, वो तो निर्दलीय सांसद होकर के कांग्रेस के सारे निर्णय वो ले रहे हैं, या यूं कहें कि राहुल गांधी जी उनके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति का कांग्रेस वहां पे एक डकवर्थ साबित हो रही है, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा नियम कहां से क्या क्या लिया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव जी की इस बार सबसे बड़ी और सबसे कड़ी अग्नि परीक्षा है। और इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक भविष्य है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक हिसाब से कहते हैं कि नेक टू नेक फाइट लेकर के आए, तो कहीं उनको राजनीतिक रूप से एक यूं माना गया कि भाई वो छोटी उम्र में बड़े नेता बन गए, तो उसी तरीके से उनकी परिपक्वता दिखाई दी। लेकिन इस बार की जो चुनाव परिणाम है उसके बाद में ये सही निर्धारित हो पाएगा कि इनका राजनीतिक भविष्य किस ओर जा रहा है। ठीक है।